हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की साप्ताहिक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपका हर रविवार को शाम को 7 बजे आपको छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलना चालू हो जाएंगी, जिसकी आज आपकी पहली क्लास है। और अब से हम हर रविवार को शाम को 7 बजे एक वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें आपका वीकली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का कवर होगा। सैटरडे को आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास मिल ही रही है। अब से संडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि छत्तीसगढ़ की रहेगी, जो कि मेरे द्वारा ली जाएगी, वो आपको वीकली बेसिस में मिलेगा रविवार को शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्लास को प्लान करेंगे कि आपका आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम पीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाए या वो एग्जाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाए, वो सभी एग्जाम को कवर करते हुए ये हमारी क्लासेस रहेंगी। जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर क्लास में लेंगे, उस करंट अफेयर से रिलेटेड हर चीज हम क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि आपको उस करंट अफेयर में जो भी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, वो सब चीजें आपको उसी समय पता चल जाए। और मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि अगर हम ये करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करेंगे तो आपको सीजी करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर चीज को कवर कर पाऊं। तो अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी की तैयारी करते समय आपका फरवरी में पीएससी का पेपर होगा। 26 नवंबर को मे भी उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे हर साल आता है। तो हम इस तरीके से इसको प्रयास करेंगे कि अभी हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक, जैसे कि हम करंट अफेयर वीकली चलाते रहेंगे, तो वीकली करंट अफेयर में हम हफ्ते में जो भी छत्तीसगढ़ में जो भी कार्यक्रम हुए होंगे, जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी, उसको तो पढ़ेंगे। साथ साथ हम पिछली जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जैसे कि 1 साल पहले जो हो चुका है या 6 महीने पहले हो चुका है, कुछ करंट अफेयर्स हम वो भी लेते हुए चलेंगे, ताकि आपका, क्योंकि करंट अफेयर चाहे व्यापम पेपर ले या पीएससी पेपर ले, वो लगभग अब 1 से 1.5 साल पुराना भी करंट आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम पिछले जो करंट हो चुके हैं उसको भी साथ में कवर करते हुए चले। और आपका जनवरी महीना जैसे ही आएगा तो हम मंथली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपका पूरा 1 साल का, पहले जनवरी 2024 का, फिर फरवरी 2024 का, तो पूरा करंट अफेयर हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अभी आपका वीकली करंट अफेयर चलेगा। वीकली करंट अफेयर आपका जनवरी के 2nd वीक तक चलेगा। उसके बाद हम पूरे मंथली करंट अफेयर को भी कवर कर देंगे, ताकि आप पेपर में जाने से पहले आपका मंथली करंट अफेयर भी पूरा कवर रहे, पिछले 1 साल का पूरा करंट हो जाए। ये मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो पूरी चीजें करवा दूं। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो करंट अफेयर रहा है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम जितने भी करंट को करने वाले हैं, वो आप देखेंगे कि कोई ना कोई एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज्यादा है, और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। तो यहां पर आज मैंने वही प्रयास किया कि जो भी हम करंट कर रहे हैं उसके हर पक्ष को हम छूने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर रहा है इस हफ्ते का, और कुछ पुराना, वो सब चीज हम कवर करते हैं। चलिए, पहली खबर है बस्तर ओलंपिक का आयोजन। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और कुछ हो चुका है। तो बस्तर ओलंपिक जो है वो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या है, ठीक है, आपका मैस्कॉट होता है, तो शुभंकर क्या है? तो शुभंकर ये है, आप देख सकते हैं फोटो में, वन भैंसा और पहाड़ी महीना। तो अगर आप देख रहे हैं वन भैंसा हमारा जो है राजकीय पशु है, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है, तो यही आपका शुभंकर है। तो याद रखना है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फोटो में साफ साफ देखिएगा कि वन भैंसा और पहाड़ी मैना जो है वो शुभंकर है। अब यहां पर अगर मैं बस्तर के जो ओलंपिक है उसके लोगो की बात करूं तो लोगो ये है, बस्तर ओलंपिक 2024 ये लोगो है, देख लीजिए आप, ये पूरा साफ आपको दिख रहा है। और नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, करसायता बस्तर बरसायता बस्तर।
करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर, ऐसा है या? तो याद रखिएगा, ये वाक्य आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो शुभंकर में पहाड़ी मैना और आपका वन भैंसा है, जबकि लोगों में आपको याद रखना है कि यहां पर अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं को दिखाया गया है और खेल प्रतिस्पर्धाओं के साथ यहां पर वाद्य यंत्र भी दिखाया गया है और नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। तो यह बात हो गई शुभंकर की और यह बात हो गई लोगों की। अगर मैं बात करूं कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो अगर आप देखेंगे बस्तर जो है हमारा जनजाति बहुल्य क्षेत्र है और जनजाति बहुल्य क्षेत्र में हमेशा देखोगे कि वो जनजाति बहुल्य क्षेत्र जो बस्तर है कहीं ना कहीं नक्सल समस्या से पीड़ित रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर विकास की धारा थोड़ी सी देर से पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के बच्चों की प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दबी रह जा रही है, जो उनकी खेल के विषय में प्रतिभा होगी वो कहीं ना कहीं दबी रह जा रही है। तो उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, उन खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। और बस्तर ओलंपिक का आयोजन जब प्रशासनिक अधिकारी करेंगे और स्थानीय लोग वहां पर उस खेल को खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके मध्य टकराव रहता है, कहीं ना कहीं जो उनके मध्य हमेशा एक गैप रहता है, उस गैप को भरने के लिए यहां पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर मैं इसका उद्देश्य देखूं तो राज्य का बस्तर संभाग अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, यहां खेल के क्षेत्र में अपार क्षमता है और इस क्षेत्र में शासन और जनता के मध्य मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको अलग अलग उनकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर आपके पेपर की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है, आपके शुभंकर लोगो, अब यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसका मूल आयोजक विभाग कौन है, यानी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने वाला विभाग कौन है। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने वाला विभाग है गृह विभाग यानी पुलिस विभाग। याद रखेंगे बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने वाले विभाग का नाम है गृह विभाग या पुलिस विभाग इसको बोलेंगे। और नोडल विभाग यानी यहां पर पूरी तैयारी कौन सा विभाग करेगा, तो नोडल विभाग बोलेगा तो आपको खेल एवं युवा कल्याण विभाग लेना है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, दो अलग अलग पार्ट है, नोडल विभाग तैयारी करेगा, खर्चा करेगा और आयोजन करवाने का पूरा काम पुलिस विभाग का होगा। याद रखना है मूल आयोजक विभाग यानी जितने खेल होंगे उसका आयोजन कराने का काम किसका है, गृह विभाग का है। लेकिन पैसा लगाने वाला विभाग कौन है, पूरा तैयारी करवाने वाला विभाग कौन है, नोडल विभाग है आपका खेल एवं युवा कल्याण विभाग। तो याद रखेंगे आपको मूल विभाग बोलेगा मूल आयोजक विभाग, तो आपका आंसर होगा गृह या पुलिस विभाग। नोडल विभाग बोलेगा तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो है वो बस्तर ओलंपिक कराने का एक नोडल विभाग है। अगर मैं बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तिथि देखूं कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब हो रहा है, तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन 3 स्तर में हो रहा है। सबसे पहले आपको जानना है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन 3 स्तर पर होगा। सबसे पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा विकास खंड स्तर में यानी ब्लॉक स्तर में इसका आयोजन होगा, फिर इसके बाद जिला स्तर में इसका आयोजन होगा और इसके बाद संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन 3 स्तर पर किया जा रहा है, विकास खंड स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर। अगर मैं विकास खंड स्तर की बात करूं तो विकास खंड स्तर में 7 से 18 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। 7 से 18 नवंबर 2024 तक विकास खंड स्तर में आयोजन होगा। जिला स्तर में 19 से 25 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। विकास खंड में 7 से 18 नवंबर तक, जिला स्तर पर 19 से 25 नवंबर तक और संभाग स्तर पर इसका आयोजन दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक होगा। यानी आपका ये तीनों स्तर में आयोजन है। पहले आयोजन की तिथि तय नहीं थी लेकिन वर्तमान में इसकी तिथि तय हो गई है। पहले 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था लेकिन बाद में इसको 7 नवंबर किया गया है। तो वर्तमान में विकास खंड स्तर में 7 से 18 नवंबर, जिला स्तर पर 19 से 25 नवंबर और संभाग स्तर पर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन होगा। तो आपको साथ साथ क्लास में ये चीजें नोट करते हुए चलनी है। आपको ये पूरे जो आज की क्लास होगी इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपको क्लास में जो भी बताया जा रहा है अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो लिखते लिखते आपको चीजें याद होंगी। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा लेकिन आपको चीजें जो है लिख कर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा तेजी से याद होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए
तो ये आपका बेसिक चीजें देख लिए। अब देखते हैं कि कितने खेलों का आयोजन होगा बस्तर ओलंपिक में। यानी बस्तर ओलंपिक का जब आयोजन हो रहा है तो उसमें कितने खेलों का आयोजन हो रहा है, यानी कितने खेल शामिल है। तो प्रतियोगिता में शामिल खेलों की संख्या 11, यानी बस्तर ओलंपिक में टोटल 11 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। कौन कौन से? एथलेटिक्स होगा, तीरंदाजी होगी, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, हॉकी का आयोजन जिला स्तर पर होगा, वेट लिफ्टिंग का आयोजन भी जिला स्तर पर होगा, कराते होगा, कबड्डी होगा, खो खो होगा, वॉलीबॉल होगा और साथ में रस्साकसी होगी, जो कि महिला सीनियर वर्ग जो होगी वो रस्साकसी में शामिल होंगे। तो टोटल 11 खेल होने वाले हैं। जिन खेलों के सामने जिला स्तर लिखा है तो उसको समझ लीजिएगा उनका आयोजन जिला स्तर पर ही होगा। बाकी जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसमें मान लीजिएगा कि वो तीनों स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो टोटल 11 खेल है, याद रखेंगे। क्रिकेट इसमें शामिल नहीं है। पेपर में आपको खेलों के नाम पूछ सकता है कि कौन कौन से खेल जो है शामिल है। तो टोटल 11 खेल शामिल है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी। ये टोटल आपके 11 खेल जो होंगे ये बस्तर ओलंपिक में शामिल है। अगर हम बात करें आयोजन में वर्ग, यानी कौन कौन से कितने वर्गों के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, तो पहला होगा जूनियर वर्ग है, फिर है सीनियर वर्ग, तीसरा है नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, आत्मसमर्पित किए गए नक्सली को प्रोत्साहन देने के लिए उनको भी शामिल किया जाएगा। यानी अगर देखें जूनियर वर्ग के बालक और बालिका दोनों इसमें हिस्सा लेंगे। जूनियर वर्ग का मतलब होता है 14 से 17 वर्ष के कोई भी लड़का या लड़की, बालक या बालिका। जूनियर वर्ग का मतलब 14 से 17 वर्ष की कोई भी बालक या बालिका इसमें हिस्सा ले सकती हैं, वो जूनियर वर्ग में अंतर्गत खेलेंगे। सेकंड है सीनियर वर्ग। सीनियर वर्ग में क्या होता है, कोई आयु की सीमा नहीं है, 17 साल से ऊपर और कितनी आयु का भी कोई व्यक्ति हो वो 11 खेलों में किसी में हिस्सा ले सकता है, तो सीनियर वर्ग हो गया। इसमें महिला पुरुष दोनों हिस्सा लेंगे। तीसरे वर्ग है नक्सल हिंसा, यानी क्योंकि बस्तर संभाग जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो नक्सल हिंसा से अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया है तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग खेलों का आयोजन भी किया जाएगा जो इन 11 खेलों में शामिल है। तो दिव्यांग लोगों के लिए भी जो नक्सल हिंसा से प्रभावित है उनके लिए भी खेल का आयोजन होगा और ये खेल सीधा संभाग स्तर पर किया जाएगा, यानी ये विकास खंड स्तर में या जिला स्तर में इसका आयोजन नहीं होगा। जो दिव्यांग व्यक्तियों सीधा आपका बोल सकते हो संभाग स्तर पर खेलेंगे। अगला है आत्मसमर्पित किए गए नक्सलियों को प्रोत्साहन देने हेतु। ऐसे नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है तो उन नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी खेलों में शामिल किया जा रहा है, यानी वो भी हिस्सा ले सकते हैं और वो भी हिस्सा लेंगे तो डायरेक्ट वो कौन से स्तर पर लेंगे, संभाग स्तर में लेंगे। तो याद रखना है कि नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति और आत्मसमर्पित किए गए नक्सलियों के प्रोत्साहन के प्रति उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। कौन कौन से आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग 14 से 17 वर्ष तक का होता है, सीनियर वर्ग में कोई भी आयु बंधन नहीं है, वो 17 साल से ऊपर कितनी भी आयु का हो सकता है। अगर प्रतियोगिता के आयोजन का स्तर देखें तो प्रतियोगिता का आयोजन 3 स्तर पर किया जा रहा है, आपका विकास खंड स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहां पर याद रखिएगा जो विकास खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर में जो खिलाड़ी जीतेंगे, ब्लॉक स्तर में जो खिलाड़ी जीतेंगे और जिला स्तर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो खिलाड़ी जीतेंगे उनको प्रथम 3 आए सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। याद रखेंगे कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी खिलाड़ी जीतेंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्रथम 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार दिया जाएगा और उनको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा जो संभाग स्तर पर जीतेगा, संभाग स्तर पर जो भी खिलाड़ी जीतेगा, संभाग स्तर के खेल को जो भी जीतेगा उनको बस्तर आइकन बनाया जाएगा। याद रखना है संभाग स्तर पर जो भी खिलाड़ी जीतेगा उसको बस्तर आइकन बनाया जाएगा और उसका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और वो इंटरव्यू में कैसे वो क्योंकि बस्तर क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है बस्तर संभाग, तो वो यहां पर लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि नक्सल हिंसा से अब हम उभर रहे हैं और लोगों को जो है वो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। यानी यहां पर जो संभाग स्तर पर जीतेगा खिलाड़ी उसको बस्तर आइकन बनाकर उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे वहां पर कि ये इन्होंने संभाग स्तर पर जीत हासिल की है, उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे, इंटरव्यू को जो है सीएमओ अपनी साइट में डालेगा। ये सब चीजें यहां पर होने वाली, यानी उस जो संभाग स्तर पर जीतेंगे
उसके होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, वो सब चीजें होंगी। तो याद रखिएगा कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रथम 3 को पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि संभाग स्तर वाले जीतने वाले को बस्तर आइकन बनाया जाएगा। तो ये है आपका पूरा बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितनी चीजें आपके लिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हर चीजें यहां पर कवर की जा चुकी है। ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन 3 स्तर पर हो रहा है, इसको आपको याद रखना है, विकास खंड स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। टोटल 11 खेल हैं, उसका शुभंकर याद कीजिएगा जिसमें पहाड़ी मैना और वन भैंसा है। लोगो याद कीजिएगा, ठीक है, लोगो में क्या लिखा हुआ है, खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर, ये सब चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार और देख लीजिए, पूरा चीजें यहां पर लिखा हुआ है, कर सहायता बस्तर, बरसायता बस्तर, सब चीजें यहां पर, तीरंदाजी, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब चीज यहां पर दिखाई गई है। इन खेलों को याद रखिएगा क्या क्या चीजें बनी हुई है उसमें, क्योंकि ये सब चीजें लोगों की पूछी जा सकती है। तो इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान करके याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की 6वें नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी है, जो कि 2024 से लेकर 2030 तक चलेगा। तो जो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पॉलिसी है, ये 6th नंबर की, 6वें नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है। तो 6वें नंबर की औद्योगिक नीति लागू है। कब से कब तक लागू रहेगी? तो 2024 से लेकर 2030 तक लागू है। अब यहां पर याद रखना है, क्योंकि ये 6वें नंबर की औद्योगिक नीति है, तो इसके पहले भी तो हमारे यहां 5 औद्योगिक नीति रही है। तो वो कब से कब तक चली है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, पहली औद्योगिक नीति जो है वो 2001 से 2006 तक चलनी थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो उसका डेट उनको पता नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, 5-5 साल की औद्योगिक नीति, तो 5-5 साल गिनकर वो 6वें नंबर की लाएंगे, ऐसा करेंगे। तो आप 5-5 साल गिनेंगे तो आपको देखेंगे तो वो आएगा नहीं, आपका क्रम नहीं आएगा। ये 2024 से 30 वाला आप क्रम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि पहली औद्योगिक नीति 2001 से 2006 तक चलनी थी, लेकिन जब 2003-4 में चुनाव हुए तो सरकार बदल गई। तो जो नई सरकार आई थी उसने पुरानी औद्योगिक नीति को बंद करके 2004 में दूसरी औद्योगिक नीति को चालू कर दिया। यानी पहली औद्योगिक नीति 2001 से 6 तक चलनी थी, लेकिन वो औद्योगिक नीति 2004 में बंद कर दी गई और 2004 से लेकर 9 तक दूसरी औद्योगिक नीति चालू हो गई। तो अगर आप देखेंगे, पहली औद्योगिक नीति 2001 से 6 तक चलनी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2004 को इसको समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 2004 से दूसरी औद्योगिक नीति चालू हो गई। तो दूसरी औद्योगिक नीति 2004 से 2009 तक थी, तीसरी औद्योगिक नीति 2009 से 2014 तक थी, चौथी औद्योगिक नीति 2014 से 2019 तक थी, पांचवी औद्योगिक नीति 2019 से 24 तक थी, जो पिछली औद्योगिक नीति थी। अब 6वीं औद्योगिक नीति जो है वो आपका 2024 से 30 तक है। अगर आप बाकी औद्योगिक नीति देखोगे तो 5 साल के लिए, 4 + 5 9, 9 + 5 14, लेकिन ये औद्योगिक नीति 6 साल की है, 2024 से 2030 तक की है। तो ये सबसे पहला आपके लिए अंतर है। तो हमेशा याद रखिएगा, और एक जो पेपर में गलत हो सकता है आपका पॉइंट, वो आप अभी से ध्यान रखिएगा कि आपकी जो 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक के लिए लागू रहेगी। तो याद रखना है, जो अभी वर्तमान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई है वो 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक लागू है। यानी हमारे में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जैसे हमारा वित्त वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो पेपर में आपसे क्या गलती हो सकता है कि 1 नवंबर 2024 से आप इसको 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक आप खींचे होंगे, ये आपका हो सकता है गलती। याद रखना
कि ये ऐसा गलती आपसे पेपर में ये हो सकता है कि पेपर में आपको एक ऑप्शन देगा 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030 तक ये औद्योगिक नीति चलेगी। तो याद रखना ये 31 अक्टूबर तक नहीं है, ये 31 मार्च तक की है। ये आपके पेपर में ये पॉइंट गलत हो सकता है, इसको अभी से इसको सुधारिएगा, नहीं तो पेपर में गलती कर सकता है। और पेपर में यहां से क्वेश्चन ये वाला डेट का वाला क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आया तब आप बोलिएगा सर आपने बोला तो पेपर में नहीं आया, आएगा ये वाला। तो याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2024 से चालू तो हो रहा है, लेकिन ये 31 अक्टूबर तक का नहीं है, ये 31 मार्च तक की औद्योगिक नीति है, 31 मार्च 2030 तक की। तो अगर आप देखेंगे राज्य की ये 6वीं औद्योगिक नीति है जो कि 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 31 अक्टूबर 2030 तक नहीं, ये चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी। क्लियर? अगर हम यहां पर देखें कि जो अभी आपकी औद्योगिक नीति बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है, जो औद्योगिक नीति आपकी बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है, उसको देखने से पहले हम यह समझते हैं कि यह औद्योगिक नीति का विजन क्या है, यानी यह औद्योगिक नीति चाहती क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या विजन देखकर इस औद्योगिक नीति को बनाया गया है। तो देखेंगे अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। सबसे पहले आपको याद रखना है जैसे भारत का एक विजन बनाया गया है कि भारत 2047, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी एक विजन बनाया गया है, छत्तीसगढ़ विजन 2047। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस नीति के प्रावधानों को प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी जो छत्तीसगढ़ का विजन 2047 है उसको पाने के लिए ये औद्योगिक नीति लाई जा रही है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास नए आयाम स्थापित होंगे, यानी इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के नए आयाम हम हासिल करेंगे और ऐसी आशा के साथ राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से इस नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। यानी आप बोल सकते हो कि औद्योगिक विकास के नए आयाम को स्थापित करने के लिए ये औद्योगिक नीति लाई गई है। कौन से आयाम को हमको पाना है? छत्तीसगढ़ विजन 2047। यानी आजादी का जब 100 साल हो जाएगा तो 100 साल में हम छत्तीसगढ़ को कहां पे देख रहे हैं, उस विजन को पाने के लिए ये औद्योगिक नीति बनाई गई है। मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा क्योंकि ये करंट की क्लास है और करंट की क्लास में क्योंकि औद्योगिक नीति को एक बड़े एंगल में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां पर आपके लिए औद्योगिक नीति का बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। बाकी औद्योगिक नीति का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी जो नई औद्योगिक नीति है उसके पूरे एंगल को हम कवर करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ विजन 2047 क्या है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 यानी हम 2047 में छत्तीसगढ़ को कहां देख रहे हैं, वो चीजें आपके पेपर में आ सकती है। तो ये दो टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो आएगा, एक और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर भी और छत्तीसगढ़ विजन 2047 के ऊपर भी। अब मैं नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। इस औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 का उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से राज्य के सभी विकास खंड, जिला और संभाग के स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की नीति का क्रियान्वयन किया जाना है कि सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों यथा उत्पादन इकाई, सेवा इकाई और इनसे जुड़े हुए सभी व्यापार, व्यवसाय और सुनियोजित एवं दीर्घकालिक विकास हो सके। यानी ये औद्योगिक नीति लाने का उद्देश्य अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये उद्देश्य है कि हमारे यहां जितने भी स्तर हैं, चाहे विकास खंड स्तर हो, जिला स्तर हो या संभाग स्तर हो, तीनों स्तर में हम औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सके ताकि हम छत्तीसगढ़ के विजन 2024-30 को पा सके। तो जहां जिन जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं उद्योग को बढ़ावा देने की, वहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो विकास खंड स्तर हो, जिला स्तर हो या संभाग स्तर हो। और वहां पर कोई भी औद्योगिक गतिविधि हो, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो, सेवा सेक्टर के क्षेत्र में हो, हर सेक्टर के क्षेत्र के उद्योगों को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये इस नीति लाने का, इस नीति को लाने का उद्देश्य है। ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है इस नीति को लाने का? तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए।
अब यहां पर दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। राज्य के सभी जन सामान्य एवं इच्छुक उद्यमियों को अनुकूल व सहयोगी प्रशासनिक वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सके। राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली को देश की सिंगल विंडो प्रणाली के साथ एकीकृत करना। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस औद्योगिक नीति को लाने का उद्देश्य सेकंड नंबर का क्या है। तो अगर आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग स्थापित करेगा तो उद्योग स्थापित करने के लिए उसको कई सारे क्लियरेंस लेना पड़ता है। जमीन का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे क्लियरेंस लेना पड़ता है अगर किसी को भी उद्योग स्थापित करना है। तो वो अलग अलग कार्यालय में चक्कर मारते रहता है, फाइल अटके रहती है और उद्योग का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली चालू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली स्टार्ट की थी। सिंगल विंडो प्रणाली में क्या होता था, सिंगल विंडो प्रणाली में एक ही स्थान पर सभी क्लियरेंस मिल जाती थी, यानी अलग अलग कार्यालय में नहीं भटकना पड़ता था, एक ही स्थान में उद्योग से संबंधित हर क्लियरेंस मिल जाती थी। तो इसी सिंगल विंडो प्रणाली को और नए तकनीक जोड़ा जा रहा है इसमें, ताकि जो सिंगल विंडो प्रणाली में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको, वो दिक्कतों को दूर करके सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 भी लॉन्च किया गया है। सिंगल विंडो प्रणाली 2.0, और इसको भारत की सिंगल विंडो प्रणाली को एकीकृत करते हुए, इंटीग्रेटेड करते हुए नई सिंगल विंडो प्रणाली यहां पर लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत जो उद्योगों को क्लियरेंस की आवश्यकता थी अब बेहद आसानी से मिल जाएगा और उद्योगों को यहां पर स्थापित होने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। यह सेकंड उद्देश्य है इस औद्योगिक नीति को लाने का। तो जो उद्योगों को स्थापित करने में समय ज्यादा लगता था, क्लियरेंस पाने में समय ज्यादा लगता था, अब उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा इस औद्योगिक नीति के तहत। यह दूसरा उद्देश्य है। अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला उद्देश्य, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। राज्य के सभी विकास खंडों को औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाना। जिन क्षेत्रों में अधिक संभावना है उन क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना पहले की जाएगी। अब हर क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, हर जिले, हर विकास खंड में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यानी राज्य के ऐसे विकास खंड जिसमें उद्योगों के विकसित होने की सबसे ज्यादा संभावना है, पहले उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और उन क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह औद्योगिक नीति का तीसरा उद्देश्य है। अगला उद्देश्य देखते हैं। राज्य में आवश्यकता के अनुसार नवीनतम तकनीक पर आधारित उद्यमों विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यानी ऐसे कोई भी उद्योग, जिनको आप बोल सकते हो ऐसे कोई भी उद्योग जिनमें नवीनतम तकनीकों की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ कृषि भी हो रही है तो पुरानी तकनीक के आधार पर हो रही है, उद्योग भी चल रहे हैं तो जो मशीन प्रयोग हो रही है वो पुरानी तकनीक वाली मशीनें प्रयोग हो रही है। तो जिन क्षेत्रों में हम नवीन तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं उन क्षेत्रों में हम विकास करेंगे और वहां पर नवीन उद्योगों की नीतियों का प्रयोग करेंगे, नई नई मशीनों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि नवीन मशीनों का प्रयोग कहां पर हो सकता है या नवीन तकनीकों का प्रयोग कहां पे हो सकता है, टेक्सटाइल क्षेत्र में हो सकता है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हो सकता है, फार्मा मेडिकल क्षेत्र में हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो सकता है, स्टील सेक्टर के क्षेत्र में हो सकता है। तो इन जिन भी क्षेत्रों में, यहां पर समझाने के लिए मैंने लिखा है, जिन भी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है उन क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह आपकी चौथी आपका उद्देश्य है इस औद्योगिक नीति का। अगला है कोर सेक्टर पर आधारित अन्य उत्पादों यथा स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर, एल्यूमिनियम तथा कृषि एवं खाद्य उत्पाद, वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कार्य सम्मिलित है। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां कोर सेक्टर के, याद रखना छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के 4 उद्योग आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आता है कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के कितने उद्योग है। तो छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के 4 उद्योग हैं, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर और एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के 4 उद्योग हैं, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर, एल्यूमिनियम। इसको मैं और डिटेल में जब औद्योगिक नीति समझाऊंगा एक अलग वीडियो में, उसमें और समझाऊंगा। तो कोर सेक्टर के 4 उद्योग है, स्टील, सीमेंट, थर्मल और एल्यूमिनियम। और इसके अलावा कृषि एवं खाद्य उत्पाद। देखिए, यहां से जो भी हमको मटेरियल प्राप्त हो रहा है, चाहे हम थर्मल पावर देखें, चाहे एल्यूमिनियम देखें, सीमेंट देखें, स्टील देखें, यहां से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, केवल मटेरियल, रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है। अब या कृषि खाद्य उत्पाद का भी हमको रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल को दूसरी जगह में ट्रांसफर करते हैं। यानी हम इन रॉ मटेरियल को बेचकर दूसरे राज्य भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रॉ मटेरियल के लिए, यानी रॉ मटेरियल का प्रयोग करके हम कोई मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग भी तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो अब हमारी औद्योगिक नीति इस बात पर जोर देगी कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल उत्पादित हो रहा है, उस रॉ मटेरियल से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएं, और प्रोडक्ट बनाने के लिए कारखाने स्थापित करें। तो उसी को बोला है स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत किया जाए। प्रसंस्कृत का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है उससे जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग संस्थाओं की स्थापना हम हमारे यहां करें, ऐसा औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। अगला देखते हैं, राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन को कौशल विकास एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य तैयार किया जाए। अब देखो हमारे यहां आपको पता है कि हमारे यहां जो शिक्षा चलती है, उस शिक्षा से हमको रोजगार उन्मुखी शिक्षा नहीं है वो, यानी हमारे यहां कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जिससे हम पढ़ने के बाद रोजगार पा सकें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना पड़ता है, प्रशिक्षण देना पड़ता है, और उनको प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग योजनाएं चलते रहती है। तो ये औद्योगिक नीति भी ये प्रयास करेगी कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो हमारे राज्य में रोजगार को पा सके। तो यहां पर स्किल देने के लिए जैसे कि भारत सरकार की उद्यमिता विकास संस्थान केंद्र बने। उद्यमिता विकास संस्थान केंद्र क्या है, वहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती, जो स्किल पाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ट्रेनिंग लेगा उनको रोजगार उन्मुखी कार्य भी दिया जाता है। तो हमारी औद्योगिक नीति का यह लक्ष्य है कि हम अपने यहां ट्रेनिंग सेंटर बनाए, जितने भी बच्चों को रोजगार चाहिए उनको वहां पे ट्रेनिंग दें, उनको स्किल दें, वो ट्रेनिंग लेकर रोजगार पा सकें। यह भी औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक एवं रोबोटिक्स तकनीक के उपयोग के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्यम और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्यम, जैव प्रौद्योगिकी जैसे उद्यम के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना। यानी हमारी सरकार इस औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रयास करेगी कि एआई आधारित उद्योग, आईटी इंटेलिजेंस उद्योग, यानी आईटी सेक्टर के उद्योगों को हम अपने यहां क्या करें, आकर्षित करें कि वो यहां पर आकर अपने कारखाने लगाए या यहां पर आकर अपने कार्यालय को खोले, अपने ऑफिस को खोले। जैसा भी आप देखेंगे नया रायपुर में आपके सीबीटी भवन बना है, वहां पर भी अलग अलग आईटी की कंपनियां आ रही है। तो यहां पर याद रखिएगा कि नई औद्योगिक नीति का ये लक्ष्य है कि वो एआई आधारित उद्योग, आईटी सेक्टर के उद्योगों को आकर्षित करे कि वो यहां पर आकर अपने कार्यालय खोले, क्योंकि वो यहां पर अगर आकर अपने कार्यालय खोलेंगे तो यहां के स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। तो उन लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए यहां पर सरकार प्रयास करेगी औद्योगिक नीति के तहत कि बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी सेक्टर की, एआई इंटेलिजेंस आधारित जो कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, वो सब कंपनियों को हम आकर्षित करें। इसी के लिए हमारे यहां जो उनके कार्यालय स्थापित करने या उद्योग स्थापित करने की जो प्रक्रिया उसका सरलीकरण किया जा रहा है ताकि यहां के लोगों को उसमें रोजगार मिल सके। तो ये आपके कुछ बेसिक उद्देश्य हैं औद्योगिक नीति के। अगर ये छोटा दिख रहा होगा तो इसका आपको पीडीएफ तो मिलेगा, आप उसमें उतार लीजिएगा कॉपी में। मैंने एक एक उद्देश्य को आपको अपने प्रयास किया कि उसको क्लियर कर पाऊं, तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का केवल मैंने आपको उद्देश्य बताया है, विजन बताया है, और वो कब से कब तक चले उसका समय काल बताया है। औद्योगिक नीति अपने आप में 60 से 70 पेज की है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें कौन से सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्यम को कितने प्रकार में बांटा गया है, सूक्ष्म उद्योग किसको बोलते हैं, लघु उद्योग किसको बोलते हैं, मध्यम उद्योग किसको बोलते हैं, कोर उद्योग किसको बोलते हैं। ये सब चीजें डिटेल में हम भविष्य में जब वीडियो आएगा उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़ की 2024 से 2030 तक है। 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक ये औद्योगिक नीति, इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट देखते हैं। अभी आप सभी को पता है कि भारत की जो राष्ट्रपति है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ है। उसके बारे में भी हम थोड़ा बेसिक चीजें देख लेते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा जो कि 25 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच रहा है, यानी वो 2 दिवसीय दौरे में आई थी। 25 अक्टूबर 2024 को आई थी, 26 अक्टूबर 2024 को वो गई वापस। तो इनके दौरे से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये दौरे में जो है वो अलग अलग 4 जगहों में दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए आई थी। तो कौन से आपके दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया, वो कहां गई, वो सब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति कहां गई थी, तो 25 अक्टूबर 2024 को वो सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स,
जो एम्स रायपुर है, एम्स रायपुर के जो है 2nd नंबर का दीक्षांत समारोह था। जो डिग्री देते हैं, जो वहां से पढ़ लिए रहते हैं, उनको डिग्री प्रदान करना, या जो मेधावी छात्र रहते हैं उनको डिग्री देना, वो सब चीज यहां पर होता है। तो एम्स रायपुर का 2nd नंबर का, याद रखिएगा कौन से नंबर का दीक्षांत समारोह था, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो एम्स रायपुर का 2nd दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी ने हिस्सा लिया था। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, एम्स रायपुर का 2nd नंबर का यह दीक्षांत समारोह था, ये याद रखेंगे। अगला है फिर वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर यानी एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर में 14वें नंबर का दीक्षांत समारोह था, 14th नंबर का दीक्षांत समारोह था। यहां पर आप देख सकते हैं चतुर्दश दीक्षांत समारोह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर। तो 14वें नंबर के दीक्षांत समारोह में उन्होंने यहां पर हिस्सा लिया था। इसके बाद वो पुरखौती मुक्तांगन गई थी। याद रखना है 25 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति जी पुरखौती मुक्तांगन गई थी। पुरखौती मुक्तांगन में यहां पर उनके जब पुरखौती मुक्तांगन वो पहुंची तो पुरखौती मुक्तांगन में उनके लिए जो जनजाति के लोग थे, उन्होंने नर्तक दल ने नृत्य प्रदर्शन किया था। तो कौन कौन से क्षेत्र के नर्तक दल थे? सरगुजा, बस्तर और दंतेवाड़ा। सरगुजा, बस्तर और दंतेवाड़ा के जो नर्तक दल थे उन्होंने उनके सम्मान में एक नृत्य प्रदर्शित किया था। यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं ये नर्तक दल के लोग हैं जो कि सरगुजा, बस्तर और दंतेवाड़ा के हैं। इन्होंने उनके सम्मान में नृत्य प्रदर्शित किया था। याद रखेंगे पुरखौती मुक्तांगन से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना जो चल रही है उसकी 9वीं किस्त भी जारी की थी। याद रखेंगे पुरखौती मुक्तांगन से ही यहां पर जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। तो उन्होंने उसकी 9th नंबर की किस्त जारी की थी, ये भी याद रखेंगे 9th नंबर की किस्त। तो महतारी वंदन योजना की 9वें नंबर की किस्त भी द्रौपदी मुर्मू ने पुरखौती मुक्तांगन से 25 अक्टूबर को जारी की थी, ये भी आपको याद रखना है। सभी चीज मैंने फोटो में लगाई हुई है ताकि आपको कोई भी चीज क्या होता है देखने से हमको याद होती है, तो इसलिए मैंने हर चीज को यहां पर आपको प्रदर्शित किया है ताकि आपको देखकर ये चीजें याद रहें। अब देखते हैं 26 अक्टूबर के दिन। 26 अक्टूबर के दिन यहां पर आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ मंदिर यानी गायत्री नगर रायपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर गई थी। तो ये आप देख सकते हैं वहां की फोटो, जगन्नाथ मंदिर की ये फोटो है। तो 26 अक्टूबर को वो जगन्नाथ मंदिर गई थी। इसके बाद वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई यानी आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई में 3रे और 4थे नंबर का दीक्षांत समारोह था। 3rd और 4th दोनों का दीक्षांत समारोह साथ में आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं 3रा और 4थे नंबर का दीक्षांत समारोह था। यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर हिस्सा ली। उसके बाद वो पंडित दीनदयाल मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय नवा रायपुर में 3रे दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3रा दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये 2 दिवसीय दौरा था द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का। तो याद रखिएगा कि 4 जगह वो दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। पहले दिन वो गई थी एम्स में, उसके बाद एनआईटी में, फिर यहां पर अगले दिन वो सबसे पहले आईआईटी गई, फिर शाम को वो आयुष विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। पुरखौती मुक्तांगन 25 अक्टूबर को गई थी। 26 अक्टूबर को जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर में स्थित वहां पर भी गई थी। तो ये आपको ये बेसिक चीजें जो द्रौपदी मुर्मू जी के दौरे के बारे में थी उसको यहां पर हमने कवर कर लिया है। आगे देख लेते हैं। अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है यहां पर जो करंट अफेयर का पार्ट है वो है आपका एक मिनट रुकेंगे। चलिए अगला खबर है यहां पर वो है बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र अवा आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। यानी अगर आप देखेंगे तो 5 प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। ये 5 प्राधिकरण का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा? बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण,
तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। ये 5 प्राधिकरण के नाम आपको याद होना चाहिए। बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। अब इन 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है। अब ये पुनर्गठन क्या किया गया, इसको आपको समझना है कि जब 2019 में भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, ठीक है, तो 2018-19 में तो भूपेश बघेल की सरकार ने इन प्राधिकरण, क्या होता था कि पहले ये भूपेश बघेल की सरकार के पहले ये सभी प्राधिकरण जो होते थे ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलते थे, यानी इन सभी प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते थे वो मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने इन सभी प्राधिकरण में जो मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष बनते थे वो उसको बदलकर दूसरे व्यक्तियों को भी अध्यक्ष बनाना उन्होंने चालू किया और इन प्राधिकरण की जो कार्यशैली थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया। धीरे धीरे ये प्राधिकरण जो है जो अपने कार्य करने थे उसमें वो शिथिल पड़ते गए और ये प्राधिकरण का जो कार्य था उन कार्यों को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहां पर विष्णुदेव साय की सरकार ने दोबारा इन प्राधिकरणों का पुनर्गठन करते हुए ये 5 प्राधिकरण अब वापस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दे दिए हैं, यानी अब ये 5 प्राधिकरण के अब अध्यक्ष वापस कौन बन गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो याद रखना है कि इसका उद्देश्य 5 प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ साथ उन क्षेत्रों में जन सुविधा के कामों को गति प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। इन 5 प्राधिकरण की कमान अब सीधे किसके हाथ में आ गई है, मुख्यमंत्री। चाहे आप बस्तर प्राधिकरण की बात करें, चाहे सरगुजा विकास प्राधिकरण की बात करें, चाहे मध्य क्षेत्र प्राधिकरण की बात करें, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण या आपके ग्रामीण या अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बात करें, सभी 5 प्राधिकरण के अब अध्यक्ष कौन है, आपके मुख्यमंत्री यानी विष्णुदेव साय हैं। अब इन बाकी प्राधिकरण में जो स्थानीय विधायक में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, यानी वो प्राधिकरण का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र का जो विधायक होगा उनमें से किसी एक विधायक को इसका क्या किया जाएगा, आप बोल सकते हो उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे। जैसे आप समझते हैं, मान लेते हैं सरगुजा संभाग के क्षेत्र में जहां पर सरगुजा विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, मान लेते हैं यहां पर विधायकों की संख्या मान लेते हैं 5 है। ए बी सी डी ये 5 विधायक हैं, ए बी सी डी ई ये 5 विधायक सरगुजा संभाग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां पर सरगुजा विकास प्राधिकरण है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं ये ए नाम के व्यक्ति को क्या किया गया, सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, तो बी सी डी ई ये क्या रहेंगे, सरगुजा विकास प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे। यानी ये विधायकों में से ही एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, बाकी क्या बनेंगे, उस प्राधिकरण के सदस्य बनेंगे, ये बोल रहा है। और जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव होंगे वो इन 5 प्राधिकरण के भी सचिव होंगे, यानी मुख्यमंत्री के सचिव ही इस प्राधिकरण के भी सचिव होंगे। तो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण या अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, ये तीनों प्राधिकरण का गठन 2004-05 में हुआ था। याद रखना, आपसे पूछ सकता है सरगुजा विकास प्राधिकरण कब बना, बस्तर विकास प्राधिकरण कब बना, तो सरगुजा, बस्तर और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 2004-05 में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण बना था। 2004-05 में बस्तर सरगुजा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण बना है, जबकि 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो उस क्षेत्र के विधायक होंगे उनमें से एक विधायक को क्या किया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कौन कौन से विधायक को उपाध्यक्ष बनाया गया है वो हम देख लेते हैं। कौन कौन से विधायक को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष का नाम है गोमती साय। याद रखेंगे, सरगुजा विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है गोमती साय, जो कि पत्थल गांव की विधायक है। गोमती साय पत्थल गांव की विधायक है, उनको सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री है। बस्तर विकास प्राधिकरण की जो उपाध्यक्ष बनाई गई है वो लता उसेंडी को बनाया गया है, जो कि कोंडागांव विधायक है। याद रखेंगे, लता उसेंडी को बनाया गया है उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण का, जो कि कोंडागांव की विधायक है। मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो है प्रणव मरपच्ची। प्रणव मरपच्ची जो है वो मरवाही विधायक है, जिनको मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है।
पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है उनको ललित चंद्राकर को बनाया गया है, जो कि दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं। और अनुसूचित जाति प्राधिकरण के जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो गुरु खुशवंत साहिब को बनाया गया है, जो कि आरंग से विधायक है। तो आपको याद रखना है गोमती साय क्या है, वो पत्थलगांव की विधायक है। बस्तर विकास प्राधिकरण की जो आपका बस्तर विकास प्राधिकरण है, लता उसेंडी उसकी विधायक बनी है, ये याद रखेंगे। बस्तर का लता उसेंडी कोंडागांव विधायक, मध्य क्षेत्र का प्रणव मरपच्ची मरवाही विधायक, पिछड़ा वर्ग के ललित चंद्राकर उपाध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति के गुरु खुशवंत साहब आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं। अब यहां पर आपको एक पॉइंट और देखना है कि हाल ही में आपका सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है। हाल ही में अगर आप देखेंगे 22 अक्टूबर को सरगुजा विकास प्राधिकरण की एक बैठक का आयोजन किया गया है, और यह बैठक का आयोजन किया गया है जसपुर के मयाली नेचर कैंप में। याद रखना है कि जसपुर के मयाली नेचर कैंप में क्या किया गया है, सरगुजा विकास प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित की गई। अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को सरगुजा विकास प्राधिकरण की एक बैठक हुई है जसपुर के मयाली नेचर कैंप में। और इसका उद्देश्य क्या है कि मयाली नेचर कैंप में इस बैठक को आयोजित किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका उद्देश्य मयाली स्थित नेचर कैंप को पर्यटन स्थल के रूप में एक नई पहचान दिलाना है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण ग्राम पंचायत खंडसा से मयाली नेचर कैंप तक नाव के माध्यम से पहुंचे थे। यानी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मयाली नेचर कैंप कहां स्थित है, तो जसपुर में स्थित है, कुनकुरी विकासखंड के अंतर्गत। याद रखिएगा क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय वो भी जसपुर क्षेत्र से ही है। तो अब जसपुर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखेंगे कि जो जसपुर का मयाली नेचर कैंप है वहां पर सरगुजा विकास प्राधिकरण की हाल ही में बैठक हुई है। और ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि अभी जो आपके राज्योत्सव का आयोजन हुआ था और राज्योत्सव में जल संसाधन विभाग ने जो प्रदर्शनी लगाई थी उस प्रदर्शनी में मयाली नेचर कैंप के बारे में दिखाया गया था। तो मयाली नेचर कैंप को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण की यहां पर बैठक हुई थी। याद रखना है कि मयाली नेचर कैंप में जो आपको ये जलाशय दिख रहा है, मयाली नेचर कैंप में जो आपको ये जलाशय दिख रहा है, इस जलाशय को बिलजोरा जलाशय बोलते हैं। याद रखना है कि मयाली नेचर कैंप में जो ये जलाशय दिख रहा है इसे मयाली जलाशय या बिलजोरा जलाशय के नाम से जाना जाता है। बिलजोरा जलाशय, मयाली जलाशय या इसको बेलजोरा जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना है। और आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़ दिख रहा है, यही पहाड़ आपको पिछले साल के पीएससी में पूछा गया था। अगर किसी ने पिछले साल के पीएससी दिए होंगे तो उसमें पूछा था मधेश्वर पहाड़ कहां स्थित है। मधेश्वर जो प्राकृतिक शिवलिंग बोला जाता है, सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, तो ये मधेश्वर पहाड़ है। और ये मधेश्वर पहाड़ जो है, मधेश्वर महादेव पहाड़, ये मयाली नेचर कैंप में ही है। आप मयाली नेचर कैंप जाएंगे तो इस कैंप में जलाशय दिख रहा है, यही जलाशय है। और ये जलाशय के पीछे यहां पर देख रहे हो ये मधेश्वर पहाड़ है, और यही आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जसपुर क्षेत्र में जो भी चीजें हो रही है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भूपेश बघेल का कार्यकाल था तो पाटन के क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में। अब यहां पर क्योंकि जसपुर के क्षेत्र हैं, जो जसपुर क्षेत्र से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मधेश्वर पहाड़ है जो पेपर में पूछा जा चुका है। तो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा जसपुर जिले में मधेश्वर पहाड़, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका सरगुजा विकास प्राधिकरण से जो पेपर में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता था उसको भी मैंने आपको साथ में कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 रायपुर। 27वें नंबर का अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है रायपुर में। याद रखेंगे तो ये आपका उसका लोगो है, देख लीजिए, 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस स्पोर्ट्स मीट, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024, जिसका आयोजन किया गया था रायपुर में। कौन से नंबर का था, 27वें नंबर का ये वन खेलकूद प्रतियोगिता थी। तो आयोजन कब किया गया, 16 से 20 अक्टूबर 2024, 16 से 20 अक्टूबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। इस पूरे खेल का
आपका एक होता है ना ध्येय वाक्य, तो इस खेल की जो थीम वाक्य था वो क्या था? प्रोटेक्ट नेचर सेव वाइल्ड लाइफ। याद रखेंगे, इसका थीम वाक्य था प्रोटेक्ट नेचर सेव वाइल्ड लाइफ। प्रारंभ कब से हुआ है? ऐसे ये खेल कूद ये 27वें नंबर का है, तो इस खेल कूद का प्रारंभ कब से हुआ है? 1993 हैदराबाद से। 1993-94 हैदराबाद से इसका प्रारंभ हुआ है। टोटल इस खेल प्रतियोगिता में 24 तरीके के खेल खेले जाते हैं, और जब इस खेल का समापन समारोह था, जो 20 अक्टूबर को समापन समारोह हुआ, तो समापन समारोह में ओलंपिक की जो मेडलिस्ट है मनु भाकर, जो अभी ओलंपिक में मेडल जीत कर आई है, तो मनु भाकर इस आपके बोल सकते हो समापन समारोह में शामिल हुई थी। तो मनु भाकर, याद रखिएगा, इस समापन समारोह में शामिल हुई थी। तो मनु भाकर से संबंधित जो उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उन्होंने ओलंपिक में कौन कौन सा मेडल जीता है, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर में आ सकता है इस करंट को उस करंट से रिलेट करके। तो मनु भाकर इसमें शामिल हुई थी। अगर मैं इस खेल में पदक तालिका देखूं कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, तो छत्तीसगढ़ पदक तालिका में पहले नंबर पे रहा। छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 174 मेडल जीते, यानी सबसे ज्यादा मेडल छत्तीसगढ़ ने जीते। केरल ने 38 गोल्ड मेडल, 37 सिल्वर मेडल, 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 102 मेडल केरल ने जीते। मध्य प्रदेश ने गोल्ड में 38, सिल्वर में 27 और ब्रॉन्ज में 26, टोटल 91 मेडल आपके मध्य प्रदेश ने जीते। तो सबसे ज्यादा मेडल भी किसने जीता? छत्तीसगढ़ ने जीता। तो क्या ये रायपुर में पहली बार इन खेलों का आयोजन हुआ था? क्या वन खेलकूद प्रतियोगिता क्या रायपुर में पहली बार आयोजित हुई थी? नहीं, ये तीसरी बार रायपुर में आयोजित हुई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है, इसका तीसरी बार छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है। इसके पहले 2004 और 2019 में रायपुर में इसका आयोजन किया जा चुका है। ये तीसरी बार रायपुर में आयोजन हो रहा है। इसके पहले 2004, 2019 में इसका आयोजन हो चुका है। 2024 में तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब ये इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो वन विभाग के कर्मचारियों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर बनाने के प्रोत्साहित करने के लिए, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और वन अधिकारियों के बीच विचारों और अनुभवों को आदान प्रदान करने के लिए ये आपका अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उद्देश्य इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि रायपुर में तीसरी बार हुआ है। इसके अलावा 27वें नंबर का है। मनु भाकर समापन समारोह में आई थी और इसका थीम वाक्य था प्रोटेक्ट नेचर सेव वाइल्ड लाइफ। कब से कब तक? 16 से आपका 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर रहा 174 पदक के साथ, 97 गोल्ड मेडल के साथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लिथियम खदान और पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लिथियम खदान। तो कटघोरा आपका कोरबा के क्षेत्र में घूचापुर गांव जो कि कटघोरा के क्षेत्र में है, जिला पड़ता है कोरबा। वहां पर लिथियम खदान जो है मिली थी, लिथियम की खोज हुई थी। तो वहां पर लिथियम खदान जो है वहां पर बनाई जा रही है। मतलब आप बोल सकते हो कि लिथियम की खदान वहां पर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस जितने क्षेत्रफल में लिथियम मिला है, तो टोटल क्षेत्रफल 256.12 हेक्टेयर 256.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लिथियम हमको मिला है, जिसमें से 84.86 हेक्टेयर वन भूमि है। यानी लिथियम का जो 256 हेक्टेयर का क्षेत्रफल मिला हमको लिथियम, उसमें आपका लगभग 84 हेक्टेयर वन भूमि है। और यहां पर लिथियम खदान की नीलामी की गई थी। तो लिथियम खदान की नीलामी करने की प्रक्रिया 19 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुई थी। और यहां पर जो लिथियम की खदान को खरीदने वाली कंपनी जो लिथियम वहां पर खोज कर रही है, वो लिथियम ठेका किसको मिला है? मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है। कंपनी का नाम है मैकी साउथ प्राइवेट, आपकी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि पश्चिम बंगाल की कंपनी है। उसने यहां पर लिथियम का ठेका लिया है। तो लिथियम भारत में 2 ही जगह उसकी खान पाई गई है। यानी लिथियम भारत में केवल 2 ही जगह पाया गया अभी तक, जिसमें वर्तमान में खोज हुई है। एक आपका कटघोरा क्षेत्र और इसके अलावा जम्मू कश्मीर। यह भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम की खोज अभी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला है। कटघोरा कोरबा क्षेत्र में भी याद रखिएगा, भूचापुर गांव कटघोरा क्षेत्र में भी लिथियम मिला है। अब जो ये लिथियम आपको दिख रहा है, ये लिथियम का प्रयोग किस में होता है? तो आप जितने भी गाड़ियों में बैटरी यूज होती है, उस बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, उन बैटरियों में। तो याद रखिएगा, लिथियम चांदी की तरह सफेद और बेहद नरम धातु है। यानी लिथियम बहुत नरम होता है।
इसकी परमाणु संख्या 3 है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरी में किया जाता है। यानी जो भी गाड़ियां बन रही, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो या आपके लैपटॉप हो, टैबलेट हो, इन सब की बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम और इसके यौगिकों का औद्योगिक अनुप्रयोग भी होता है, यानी उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है, लिथियम और उसके यौगिकों का। गर्मी प्रतिरोधी ग्लास, सिरेमिक, ग्रीस, लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए फ्लक्स एडिक्टिव आदि में लिथियम का उपयोग किया जाता है। यानी इन उद्योगों में भी लिथियम का प्रयोग होता है, चाहे वो आपका गर्मी प्रतिरोधी ग्लास बनाना हो, सिरेमिक हो, ग्रीस हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, इन सब के उत्पादन में भी लिथियम का प्रयोग है। तो लिथियम का क्या प्रयोग होता है, ये आपके साइंस सेक्शन में इसको रिलेट करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैटरी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होती है, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो लिथियम का प्रयोग होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोरबा, कटघोरा का क्षेत्र, गुचापुर गांव, इस चीज को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है जल जगार महोत्सव धमतरी। ये आप देख रहे हैं, जल जगार महोत्सव 2024 धमतरी में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जल जगार महोत्सव कहां, 5 से 6 अक्टूबर 2024। 5 से 6 अक्टूबर 2024 को जल जगार महोत्सव, स्थान गंगरेल के धमतरी का क्षेत्र, जहां पर जल जगार महोत्सव का आयोजन हुआ। अब ये जल जगार महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था, तो जल जगार महोत्सव आयोजन करने का उद्देश्य था लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। यानी लोगों को, क्योंकि धमतरी के क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है, तो भूजल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो उसके लिए अलग अलग जल से संबंधित एक्टिविटी का वहां पर आयोजन किया गया, ताकि लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सके। जल को धार्मिकता से जोड़ना। अब जल को जो है धार्मिकता से जोड़ा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर महानदी की आरती का आयोजन किया गया, महाआरती का, जो महानदी का, जो गंगरेल क्षेत्र महानदी का है, तो वहां पर जो है आपकी महाआरती का आयोजन किया गया। लोगों को जल के प्रति आपका धर्म से जोड़ेंगे, तो धर्म से जोड़ेंगे, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, इसलिए जल को धार्मिकता से जोड़ना इसका उद्देश्य था। अगला है जल बचाओ और प्रकृति संरक्षण का संदेश देना, जो कि पहले में भी हमने पढ़ लिया। वर्षा जल को इकट्ठा करना और भूमिगत जल तालिकाओं और नदियों के फिर से भरने की प्रतिबद्धता को दर्शाना, क्योंकि भूजल स्तर घट रहा है, तो भूजल स्तर बढ़ेगा तो नदियों में भी जल स्तर बढ़ेगा, तो इसके लिए यहां पर प्रयास किया गया। लोगों को जल संरक्षण में अपना पूरा योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भूजल स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, जल एवं पर्यावरण संरक्षण करना। तो कुल मिलाकर जल संरक्षण के उद्देश्य से जल जगार महोत्सव का आयोजन धमतरी के गंगरेल क्षेत्र में किया गया 5 से 6 अक्टूबर 2024 को। यानी यह आयोजन भी आपका 2 दिवसीय आयोजन था। अगर हम यहां पर कुछ कार्यक्रम देखें कि इस जल जगार महोत्सव में कुछ कार्यक्रम हुए, तो अगर आप देखेंगे पहला दिन 5 अक्टूबर 2024 को जल ओलंपिक हुआ, यानी जल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी वहां पर कराई गई, स्पोर्ट्स कराया गया, कार्निवाल निकाली गई, रैली निकाली गई, जल सभा हुई, नवरात्रि मेला, रुद्राभिषेक यानी महाआरती, ये सब चीजों का आयोजन किया गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गंगरेल ट्रेल रन, जल ओलंपिक, नवरात्रि मेला यहां पर भी आयोजन किया गया। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल जगार महोत्सव धमतरी में 2 दिवसीय मनाया गया, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2024 को। चलिए अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट है जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कांकेर जिले की मासूल पानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला द्वितीय पुरस्कार। कांकेर जिले की मासूल पानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान मिला है जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासूल पानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी यहां पर जल संरक्षण का जो पुरस्कार है वो सेकंड पुरस्कार मिला है कांकेर की मासूल पानी पंचायत को। तो जो कांकेर की मासूल पानी पंचायत है उसकी सरपंच कौन है, तो ये जो ग्राम पंचायत है उसकी सरपंच का नाम है श्रीमती रमिया नेताम। तो ये आपको जो फोटो में दिख रही हैं ये है आपकी श्रीमती रमिया नेताम, जिन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए वहां पर गए थे। तो ये रमिया नेताम को ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि वो ग्राम पंचायत की सरपंच थी, मासूल पानी ग्राम पंचायत की। ये कौन, किसके द्वारा दिया गया,
केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल के द्वारा, जो ये व्यक्ति है ये श्री आर पाटिल है जो केंद्रीय जल मंत्री है, इनके द्वारा रम्या को जो है आप बोल सकते हैं रम्या नेताम को यह पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि रम्या नेताम ने अपने सरपंच पद में रहते हुए जो कांकेर का क्षेत्र है, मासूल पानी का क्षेत्र है, वहां पर 161 जल सेट संरचनाओं का निर्माण किया है। यानी वाटर सेट से संबंधित, जल को संरक्षित करने से संबंधित 161 जल सेट परियोजनाओं का यहां पर उन्होंने निर्माण किया है। उसके इन काम को देखते हुए जल संरक्षण के क्षेत्र में इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है कांकेर की मासूल पानी पंचायत को। याद रखिएगा रम्या नेताम ये है जो कि सरपंच है, जिनको सी आर पाटिल ने यह पुरस्कार दिए, जो कि केंद्रीय जल मंत्री हैं। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दरिमा में मां महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी अब आपके सरगुजा का जो दरिमा क्षेत्र है वहां पर भी एयरपोर्ट बन गया, हवाई पट्टी बन गई है, जिनका नाम है मां महामाया आपका हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का आपका जो उड़ान योजना चल रही थी, क्षेत्रीय संपर्क योजना चल रही थी, उसके तहत यहां पर अब ये एयरपोर्ट भी खुल गया है, जिसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यानी नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने क्या किया, वर्चुअल उद्घाटन उसका किया। यह चीज याद रखिएगा। अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का उन्नयन भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया। हवाई अड्डा 365 एकड़ में फैला है और इसका निर्माण 80 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। टर्मिनल भवन का विस्तार सालाना 5 लाख यात्रियों की अनुमानित क्षमता है। यानी ऐसा माना गया है कि हर साल यहां से लगभग 5 लाख लोग उड़ान भरेंगे, उसके अनुमानित क्षमता के अनुसार इसका यहां पर क्या किया गया है और इसको बनाया गया है। दरिमा क्षेत्र में हवाई अड्डा इसके अलावा देखो दरिमा क्षेत्र में हवाई अड्डा रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के बाद राज्य का चौथा हवाई अड्डा है। यानी हमारे यहां ये चौथा हवाई अड्डा है। इसके पहले रायपुर में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में, अब ये चौथा हवाई अड्डा बना है अंबिकापुर में, और इसका नाम देवी महामाया के नाम पर रखा गया है। तो ये आपका दरिमा हवाई अड्डा है अंबिकापुर में, देवी महामाया के नाम पर इसका नाम है। ये छत्तीसगढ़ का चौथा हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर आपको कुछ और बेसिक चीजें जो आपके पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में स्थानीय बोली में प्रारंभिक शिक्षा जल्द। यानी अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल में क्या किया जाएगा, उनको स्थानीय बोली पर शिक्षा दी जाएगी। यानी जैसे हिंदी या इंग्लिश में शिक्षा पहले होती थी, अब स्थानीय बोली में भी शिक्षा दी जाएगी। ऐसा यहां पर प्रयास किया जा रहा है। जो नई शिक्षण नीति है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय बोली में भी शिक्षा दी जा सकती है। उसी को बढ़ाने के लिए आपके स्थानीय बोली में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। तो 18 याद रखिएगा, 18 स्थानीय भाषा बोलियों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों को पुस्तकें की जा रही है तैयार। यानी 18 भाषा में आपकी स्कूली पुस्तकें तैयार हो रही है। कितनी भाषा में? 18 भाषा में, 18 स्थानीय भाषा में पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। हर लैंग्वेज 18 भाषा में लैंग्वेज में आपकी पुस्तक तैयार हो रही है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुड़क बोली में पुस्तकें तैयार होंगी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले चरण में कौन कौन सी भाषा में या बोली में पुस्तकें तैयार हो रही है। छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी और कुड़ुक। उराव जनजाति की भाषा बोली है कुड़ुक। तो देखिए छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी और कुड़ुक, इन भाषाओं पर पहले पुस्तकें तैयार होंगी। उसके बाद दूसरे चरण में दूसरी पुस्तकें होंगी। पहले चरण में इतनी भाषाओं में या बोलियों में पुस्तकें तैयार होंगी। ठीक है, तो यह भी अभी वर्तमान में चल रहा है, इस चीज को भी देख लीजिएगा। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राज्य मार्ग के पास औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे के आसपास जो है औद्योगिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। यानी कोरबा
बिलासपुर, इसके अलावा इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा रायपुर तक, और रायपुर से इसको एक्सटेंड किया जाएगा नागपुर तक। तो जो नागपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है वो नागपुर से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वो कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को जोड़ते हुए नागपुर तक जाएगा। इसके अलावा भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना करने की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो भिलाई में उद्यमिता केंद्र की भी स्थापना जल्द की जाएगी। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कहां से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो है कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, फिर वहां से नागपुर को जोड़ा जाएगा। इन आपके नेशनल हाईवे के पास उद्योगों की गतिविधि बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। आगे देखते हैं और करंट है इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। अब यहां पर जैसे कि आपका पहले योजना चल रही थी इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये सब योजना चल रही थी, तो उसी की तर्ज पर, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ यहां पर एक स्कीम लाने वाली है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ में उद्योगों को आकर्षित किया जाएगा कि वो यहां पर आकर क्या करे, उद्योग लगाए। तो अगर आप देखेंगे इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर राज्य में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जाएगा, साथ ही वार्षिक रूप से विश्व स्तरीय सम्मेलन आयोजित होंगे। यानी यहां पर क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक उद्योगों का सम्मेलन आयोजित होगा। यहां पर बड़े बड़े उद्योगों को बड़े बड़े उद्योगों के जो उद्योग कर्मी उनको यहां पर बुलाया जाएगा और उनको यहां पर अपने उद्योग लगाने के लिए उनको क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि और उनको सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो यहां पर उद्योग खोल सके। तो इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ को स्टार्ट करने वाली है। यहां पर देश विदेश की कंपनियों से निवेश आमंत्रित किया जाएगा और इस आयोजन के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान यहां पर किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए सरकार ने किया है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन। ये भी वही है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। अब जैसे केंद्र में आपका भारत का आर्थिक सलाहकार परिषद बनता है, उसी की तर्ज में राज्य में भी छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। ऐसा यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। आपको भविष्य में जल्द ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन भी होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब गठन होने वाला है। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं क्या क्या घोषणा हुई है, क्योंकि इन सभी चीजों को राजस्व में बताया गया है, वहां पर प्रदर्शित किया गया है, तो आपके लिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब यहां पर कुछ पेपर की न्यूज देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में जो आया है उसको देख लेते हैं हम। पेपर की न्यूज है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में बनेंगे ऐप और सॉफ्टवेयर, आईटी कंपनी का पहला दफ्तर खुला। छत्तीसगढ़ में आईटी कंपनी का पहला दफ्तर नवा रायपुर में खुल गया है और वो आईटी कंपनी जो है वो ऐप और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। कहां पर खुला है, तो नया रायपुर में सीबीडी टावर है। नया रायपुर में सीबीडी टावर है, ये आपको सीबीडी टावर दिख रहा है, इसी में ऑफिस खुल गया है आईटी कंपनी का। तो वो कौन सी आईटी कंपनी है जिसका कार्यालय यहां पर खुला है, तो आईटी कंपनी जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, यानी वो हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज। याद रखिएगा, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज। स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज जो कि आपकी ऐप बनाने वाली और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, जिसका कार्यालय सीबीडी टावर में खुल गया है, जो कि नवा रायपुर में। और यह हमारे यहाँ टेक बेस पहली कंपनी है सर्विसेज, जो आपको नाम याद रखना है, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज। स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज कंपनी जिसका पहला कार्यालय यहां पर खुल चुका है और आने वाले समय में 2 कंपनियां और आने वाली है जो आईटी बेस्ड कंपनी जिसका कार्यालय हमारे यहां खुलेगा। ठीक है, और खबर देख लेते हैं। एक और खबर है आपके पास, वो है रायपुर में बनेगा मध्य भारत का पहला 100 बिस्तर वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल रायपुर में 100 बिस्तर वाला बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रख दी। जो रायपुर का आयुर्वेद कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज में आपका ये पहला 100 बिस्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खुलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका करंट वाला जो पार्ट था, जो इस हफ्ते में मैं बेसिक करंट कवर कर सकता था, उन चीजों को मैंने कवर किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है
कि हमारा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो आपकी प्री का बैच 2024 जो बैच है वो कल से प्रारंभ होने वाला है। अभी इसमें 30% ऑफ चल रहा है, ऑफर चल रहा है। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हमारी छत्तीसगढ़ की जो पीएससी की प्री की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, 17 नवंबर से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसकी भी अनाउंसमेंट आपको जल्द मिल जाएगी। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, उसके पूरी जानकारी आपको जल्द मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने करंट की पार्ट कवर किए आपको कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी। करंट में मैंने प्रयास किया कि जितनी भी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती उसके हर एंगल को कवर करूं, हर चीज आपको कवर करूं कि उस करंट के बाहर अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो उससे बाहर आपसे कोई भी चीज ना पूछी जाए। मैंने हर एंगल में कोशिश की। अभी मेरे 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। एक राज्योत्सव के ऊपर, क्योंकि वहां पे सम्मान समारोह हुआ है तो जो अलंकरण पुरस्कार मिलता है उसके ऊपर पूरा आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के ऊपर आपको डिटेल वीडियो जल्द मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और डिटेल वीडियो मिलने वाला है जो विजन छत्तीसगढ़ 2047 है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मिलेगा। और साप्ताहिक करंट अफेयर तो आपको रविवार मिलते ही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये करंट अफेयर की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखना है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।